हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं भारत के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी के बारे में पढ़ते हैं। इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत का महान्यायवादी भी कहते हैं। तो इस वीडियो को हम आगे शुरुआत करते हैं और ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये चर्चा में रहा है पद, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यूपीएससी नहीं, बाकी और भी जितने पीसीएस हैं और भी जितने एग्जाम होते हैं उनमें भी चांसेस है आने के। अभी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, उसमें भी आने के चांसेस हो सकते हैं। और पर अनुच्छेद वगैरह तो छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछ लेता है कौन सा अनुच्छेद है किसमें क्या है। ठीक है, तो हम इसको शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लिखते हैं कि किस अनुच्छेद में है। ठीक है, अनुच्छेद तो ये 76 अनुच्छेद में है। अब सब फिर क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इसका संविधान में उल्लेख है कि नहीं है। तो संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक, संविधान में उल्लेख ठीक है। ठीक, उसका पूछता है ये अनुच्छेद हो गया, उसका बाद ये हो गया, उसका बाद ये पूछता है कि कौन ये बन सकता है, मतलब किसको इसको महान्यायवादी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको मैं थोड़ा अलग तरह से कर देता हूं। ठीक है, तो थोड़ा अलग रहेगा तो कौन इसकी जो कौन बन सकता है उसके बारे में। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद उच्च न्यायालय में, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 साल न्यायाधीश, जिसे इंग्लिश में जज कहते हैं, जज हो, यानी जज की पोस्ट पे बकायदा उसने काम किया हो। ठीक, उसके बाद उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में 10 साल अधिवक्ता यानी वकील की तरफ काम किया उसने, यानी वकालत की हो। ठीक, वकालत की हो। अब उसके बाद आता है कि और इसके बाद देखते हैं कि और किसकी बात की जा सकती है। और इसके बाद ये है कि इसमें जो है एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप कि अगर ये जैसे भारत का नागरिक, ये तो होनी चाहिए, कंडीशन जरूरी है। ये तो कंडीशन ना भी हुई तो भारत राष्ट्रपति के दृष्टि में, मतलब नजरों में न्यायिक ज्ञाता हो, मतलब जिसे खूब नॉलेज हो, जिसे कानून की नॉलेज हो, वो उसको बनाया जा सकता है। ये 4 प्रक्रिया है जिसको ये भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। अब ये करता क्या है देखते हैं। इसके बाद अगला है ये करता है, इनका और क्या काम करते हैं। तो भारत सरकार के पक्ष में किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, ये है उच्च सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं वकालत, और उच्च मतलब हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, और अधीनस्थ न्यायालय में भी कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक, ये हो गया। भारत सरकार के पक्ष में उनके जो तथ्य हैं उनको भी अदालत में आके पेश कर सकते हैं। और भारत सरकार की तरफ से उनके वकील होते हैं, भारत सरकार के वकील होते हैं। ठीक, ठीक है, अब आगे देखते हैं कि
ये तो हो गया उपस्थित होना। अब भारत सरकार का किसी भी न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना। ठीक, ये अगर देखा जाए, अगर सिर्फ जजेस की बात की जाए, बकायत की बात की जाए, महान्याय भारत के महान्याय आदि की बात की जाए, तो ये जस्ट लाइक ग्रैंडफादर इन द फैमिली। वो किसी को कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। ऐसे इस तरीके समझने के लिए बता रहा हूँ ना, ऐसे कर सकते हैं। तो वो कहीं भी जाके बात कर सकते हैं, चाहे तुम्हारे पिताजी हो, चाहे उनके छोटे लड़के हों, चाहे चाचा हो तुम्हारे, किसी के पास भी जाके वो अपनी बात कह सकते हो, क्योंकि सबसे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। ऐसे बगायत के मामले में, जो कानूनी अधिकार के मामले में सबसे हेड है ये। ठीक, तो इसलिए इनको किसी अदालत में जाके भारत सरकार के पक्ष में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, और क्या कर सकते हैं, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या, दोनों में उपस्थित हो सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बिना मत दिए, मतलब मत देने का अधिकार नहीं है। क्यों? इसका सबसे सीधा सिंपल लॉजिक है, राज्यसभा लोकसभा में मत वही दे सकता है जो चुन के आया हो। तो ये भी चुन के तो आते हैं, ना ये सांसद होते हैं, ना ये मंत्री होते हैं, ये तो बस सरकार द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुन लिए जाते हैं सरकार की परामर्श पे, इसको चुनना चाहिए। तो वो होता है, इसलिए ये बिना मत के साथ अपने राज्यसभा में उपस्थित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी बात कह भी सकते हैं। ठीक है, अभी क्या नहीं कर सकते इसको भी देख लेते हैं एक बार, इनको क्या नहीं करने की इजाजत है। ठीक, भारत सरकार के किसी भी मामले में जिसमें वे मतलब महान्यायवादी, वे सरकार का पक्ष रखने जा रहे हैं, उस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक, ये पॉइंट होगा कि जिस मामले में वो भारत सरकार का पक्ष लेके जा रहे हैं, जिस किसी मामले में भारत सरकार का पक्ष लेके वे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, किसी भी न्यायालय में जा रहे हैं, उस मामले के प्रति वे टिप्पणी नहीं कर सकते कहीं पे भी। बस वो अदालत में जाके पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे, सरकार के विपक्ष में कोई कार्य नहीं कर सकते। एक और पॉइंट है, भारत सरकार के विपक्ष के मामले में कोई सुनवाई या मामले में किसी भी न्यायालय में
भारत सरकार के विपक्ष के मामले में किसी भी न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार के विपक्ष के मामले नहीं ले सकते। मतलब सरकार के खिलाफ कोई मामले की सुनवाई या उसके बारे में टिप्पणी या वो जाके उनका पक्ष या सरकार के खिलाफ कोई भी केस नहीं लड़ सकते। जाके वो सरकार के वकील हैं, इसलिए सरकार के ही सारे केस लड़ेंगे। इसलिए उनके पक्ष के जितनी बातें हैं वो सारी वही कहेंगे। अपने सरकार का पक्ष रखने के लिए उनको बुलाया जाता है, बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को पक्ष रखने का अधिकार है सरकार का। सरकार जिसको चाहे उसको रख सकती है, पर ये न्यायिक अधिकारी होते हैं देश के, वो सरकार अपॉइंट खुद करती है। ठीक है। इनको क्या है, जो जितने भत्ते वगैरह हैं जो भी हैं, वो जिनका पैसा है, पारिश्रमिक जिसे बोलते हैं, पारिश्रमिक जो है इनका तय कौन करता है? राष्ट्रपति। और इनको हटाने की कोई भी ऐसी विधि नहीं है, मतलब संविधान में। संविधान में पद से हटाने की विधि का उल्लेख नहीं। देखो, जब कोई इंसान किसी विधि से अपॉइंट नहीं किया गया तो किसी विधि से हटाया भी नहीं जाएगा। ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहते हैं। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। ठीक है। ये वो इंसान होता है जब किसी अदालत में जाता है तो इसको बहुत अच्छी, मतलब सम्मानजनक नजर से देखा जाता है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च विधिक कानूनी अधिकारी होते हैं। ठीक है। तो ये सरकार द्वारा अपॉइंट होते हैं। सरकार जिसे बोलती है उसे चाह के बना सकती है। वो देखती है कौन इंसान कितना सही है, किसने कितनी अच्छी वकालत की है, कितने अच्छे जज का काम किया है, उसके हिसाब से अपॉइंट होते हैं। वो 5 साल 10 साल वो तो होता ही होता है। और राष्ट्रपति इसको चाहे सो कर सकता है। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप कर पदमुक्त हो सकते हैं। ठीक है। ये अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं और फिर इस जिम्मेदारी से जा सकते हैं, पदमुक्त हो सकते हैं। पर परंपरा में ऐसा माना जाता है कि जब ये जो सरकार चल रही है, किसी सरकार ने, ऐसे बीजेपी की सरकार ने अपॉइंट किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो जब बीजेपी की सरकार जाएगी, इनका मंत्रिपरिषद जब चला जाएगा, भंग हो जाएगा, सरकार नहीं रहेगी, उसके बाद भी ये अपना त्यागपत्र देते हैं। ये परंपरा है, ऐसा हटाया नहीं जाता इनको। पर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब राष्ट्रपति बोलेगा तब, कोई संसद में बिल नहीं आना, कुछ नहीं करना, इनको कैसे राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है इनको हटाने की, संविधान में दी नहीं गई ऐसी विधि। ठीक। उसके बाद ये निजी वकालत कर सकते हैं, क्योंकि अब सरकार ने कितनी इनकी, राष्ट्रपति ने कितनी इनकी शैली तय की है, किसको क्या पता। ठीक है। तो अपना घर चलाने के लिए जितने भी जो भी कुछ काम कर लिए वो अपनी निजी वकालत कर सकते हैं। पर उस निजी वकालत में सरकार का कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। सरकार का खिलाफत नहीं होनी चाहिए, खिलाफत नहीं। ठीक। और किसी आपराधिक मामले में बिना सरकार की अनुमति के, सरकार मतलब भारत सरकार, अनुमति के मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। सरकार से पहले पूछना पड़ेगा कि अपराधी कोई है इंसान, उसका हम मामला लेना चाह रहे हैं, इसको हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, इस इंसान को किसी अदालत में, तो सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगा। आपराधिक मामला है। क्यों? जैसे कि कोई
मतलब एंटी नेशनल इंसान है, देशद्रोही जिस हरकतें हैं इसकी, और उसका तुम पैसे के चक्कर में उसका अदालत में उसका पक्ष रखने जा रहे हो, तो उससे सरकार की किरकिरी होगी, क्योंकि आपको अपॉइंट सरकार ने किया है, महान्यायवादी सरकार ने आपको चुना है, तो आप सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो इतना तो दायित्व बनता है आपका कि उनसे पूछें, वो बताएंगे कि इस इंसान से दिक्कत होगी, क्या होगी, वो तब जाके आप उस मामले को ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। और आपराधिक मामला नहीं ले सकते बिना सरकार की अनुमति के, सरकार की अनुमति के बिना सुनवाई नहीं कर सकते, मतलब वकालत नहीं कर सकते उस मामले की। वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, और आज की वीडियो में जितने भी फैक्ट हैं महान्यायवादी के सारे कवर हो चुके हैं। कोई पेपर आएगा कहीं से भी बनेगा, इनसे ऊपर नहीं जा सकता। इतना मैं ये नहीं कह रहा कि घमंड है, क्योंकि किताबों में भी इतना है और जितनी जगह पढ़ाई कर रही है उसमें भी इतना ही है। इससे ऊपर जाना मतलब कि पेपर ऐसा होना है कोई भी ना कर पाए, फिर इससे ऊपर जाएगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा, इसकी फिर टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो चीज कोई भी नहीं कर पाएगा वो पेपर वो क्वेश्चन छूट जाएगा, उससे कट ऑफ में नहीं जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। पर ऐसा होगा नहीं कि इससे बाहर पेपर जाए। ठीक है, इस चैप्टर के लिए, इस वाले टॉपिक के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गए पॉइंट। एक दो पॉइंट और भी है, जैसे बहुत छोटे पॉइंट है, मैं बातों बातों में बता चुका हूं, फिर मैं लिख के बता देता हूं उनको। कोई सरकारी अधिकारी नहीं होते। ठीक, उसके बाद बिना सरकार की अनुमति के किसी निगम, यानी जो भी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ठीक, बिना सरकार की अनुमति के किसी परिषद या फिर कंपनी, मान लो कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि ये हरकतें करी तो सरकार आपको हटा सकती है, क्योंकि आपको हटाने के लिए कोई विधि प्रक्रिया की जरूरत भी नहीं है, राष्ट्रपति को ऑर्डर दिया, वो राष्ट्रपति ने खुद हटा दिया। ठीक है, और एक और इसमें था, भारत सरकार पश्चिम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है, ये किस लिए होता है? 143 के अकॉर्डिंग आपको सरकार का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति कहता है तो उच्चतम न्यायालय में, यहां उच्चतम होगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं आर्टिकल 143 के माध्यम से। ठीक है, अब जाके ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में इस तरह नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो, कहीं कहीं कोई पेपर हो, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अच्छा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हमने यहीं पे समाप्त कर दिया है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।